आवाज़ी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। खबरों, तजज़ियों और तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज का अहवाल के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर आपकी मेज़बान शान से। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए दुआ कि आप जहां भी रहें खुश व खुर्रम रहें। 26 जनवरी 2025 इतवार के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालात हाज़रा पर एक नज़र डालते हैं। सिंदगी ज़मीन और दरियाए सिंध को बचाने के लिए अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक की जानिब से चंबड़े में रैली निकाली गई। रैली में ख़वातीन और बच्चों ने मुतालबात के प्ले कार्ड्स उठाकर शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए अवामी तहरीक के मरकज़ी राब्ता सेक्रेटरी लाल जलवार, अब्दुर्रहमान सम्मू, खलील ओठो, सिंधियानी तहरीक के मरकज़ी रहनुमा एडवोकेट कायना डाहरी, एडवोकेट सोरठ मंगनहार और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार के लालच में सिंध की ज़मीनें बेच दी हैं। बिलावल शहबाज इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क में जमहूरियत के नाम पर बदतरीन आमरीत मुसल्लत की हुई है। मौजूदा हुकूमत जनरल ज़िया मुशर्रफ और अयूब से ज़्यादा अवाम दुश्मन हुकूमत है। सिंध की ज़मीनों पर कब्जे करके मकामी लोगों को बेदखल किया जा रहा है। सिंध की अवाम से ज़मीनें और दरिया सिंध छीन कर अब की नस्ल कशी की जा रही है। 6 नए कैनाल्स के मंसूबे सिंधी अवाम की नस्ल कशी के मंसूबे हैं। सिंध का अवाम अपने दरिया सिंध पर किसी भी कट को बर्दाश्त नहीं करेगा। 6 नए कैनाल्स के मंसूबों को भी कालाबाग डैम की तरह दफन किया जाएगा। रहनुमाओं ने कहा कि पीपल्स पार्टी की सिंधी कौम से गद्दारी अयां हो चुकी है। सदर जरदारी ने 6 नए कैनाल्स के मंसूबे की मंजूरी देकर ऐवान सदर को मुल्की मफादात के खिलाफ इस्तेमाल किया। सिंध की अवाम की नस्ल कशी की ये तमाम मंसूबे मुल्क के खिलाफ साजिश हैं। कारपोरेट फार्मिंग के मंसूबे मजलूम कौमों को उनकी ज़मीनों से महरूम करके उन्हें आलमी साम्राज्यी कुव्वतों का गुलाम बनाने की साजिश है। सदर आसिफ अली जरदारी ने इर्सा एक्ट में तरमीमी ऑर्डीनेंस पर दस्तखत करके सिंध में रहने वाले करोड़ों इंसानों, परिंदों, जानवरों और दीगर तमाम जानदारों की मौत के परवाने पर दस्तखत किए हैं। नून लीग के रहनुमाओं ने सिंध को दीवार से लगाकर पाकिस्तान के वफाक पर हमला किया है। कारपोरेट फार्मिंग और 6 नए कैनालों के खिलाफ अवामी तहरीक की जानिब से गोजू से के इंशा तक शॉर्ट मार्च किया गया। मार्च गोजू से शुरू होकर गांव चोबार, बीड़ो खान, मानो खान, मीर हसन समेत मुख्तलिफ देहात से गुजरता हुआ के इंशा शहर पहुंचा, जहां ये जलसा आम में तब्दील हो गया। मार्च में सिंधियानी तहरीक की खवातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। देहातियों की जानिब से मार्च का जगह जगह इस्तकबाल किया गया। कैनाल बनाना बंद करो, सिंध को खुश्क करना बंद करो, काछों पर कंपनियों का कब्जा नामंजूर, सिंध की ज़मीनों पर कब्जा बंद करो, कारपोरेट फार्मिंग मंसूबे ख़त्म करो, बिलावल शहबाज हुकूमत वाज़ेह कर ऐलान, कैनाल चाहिए यहाँ पाकिस्तान जैसे नारे लगाए गए। मार्च से खिताब करते हुए अवामी तहरीक के मरकज़ी सीनियर नायब सदर नूर अहमद कातियार, मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी माहन नूर मल्ला, मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट राहिल भुट्टो, अवामी तहरीक ज़िले दादू के सदर एडवोकेट नजीब रहमान महेसर, सिंधियानी तहरीक के मरकज़ी रहनुमा बख्तावर मल्ला, सजाग बार तहरीक के मरकज़ी सदर फाजिल खोसो, सिंध शागिर्द तहरीक के रहनुमा मुख्तियार गाइंचो, आतिफ मल्ला, अवामी तहरीक के रहनुमा याकूब खोसो, हादी बख्श खोहारो, अल्ताफ़ लांगा, रियाज पिचोहो और दीगर रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि सिंध के लोगों से ज़मीनें छीन कर बेदखल करने के बजाय ज़मीनें मकामी किसानों और ख़वातीन किसानों को दी जाए और उन्हें जदीद ज़राई मशीनरी फराहम करके ज़राअत को फ़रोग़ दिया जाए। सिंध हुकूमत की जानिब से ज़िला उमरकोट में 1,90,000 एकड़ से ज़ायद एराज़ी निजी कंपनी को अलाट करने की तजवीज़ और 14,000 एकड़ एराज़ी के अलाटमेंट के मामले पर बाशऊर नौजवानों और किसानों ने जिद्दोजहद का फैसला करते हुए थर्ड एक्शन कमेटी कायम की है। कमेटी ने एदाद शुमार के साथ सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर करने और वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देने का ऐलान किया है।
थर्ड एक्शन कमेटी के चेयरमैन अब्दुल खालिक सम्मू की निगरानी में की गई सर्वे में सामने आने वाले एदाद शुमार के कारपोरेट फार्मिंग से उमरकोट ज़िले के 50 से ज़्यादा देहात मालकाना हकूक़ से महरूम हो जाएंगे। कौमी अवामी तहरीक तंजीम सिंधियानी तहरीक की तरफ से दरियाए सिंध से कैनाल निकालने और ग्रीन पाकिस्तान के नाम पर सिंध की ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई, जिसे खिताब करते हुए सिंधियानी तहरीक के मरकज़ी रहनुमा जीनत समू ने कहा कि दरिया सिंध सिंध की दिल है। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी सिंध की दिल निकालना चाहते हैं। अगर दरिया सिंध से कैनाल निकाले गए तो सिंध बंजर बन जाएगी, 7 करोड़ सिंधी प्यास से मर जाएंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि दरिया सिंध से कैनाल निकालने वाला फैसला वापस लिया जाए। सिंधियानी तहरीक के मरकज़ी रहनुमा नुसरत खासकेली, अवामी तहरीक के मरकज़ी रहनुमा अल्ताफ़ खासकेली, अहमद शाह, नाजिश, फातिमा और दूसरे रहनुमाओं ने खिताब किया। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में करारदाद मंजूर करते हुए मुतालबा किया गया कि दरिया सिंध पर डाके में आसिफ अली जरदारी मुलविस है, वो सदारत के ओहदे से इस्तीफ़ा दे। सिंध हाई कोर्ट में गुमशुदा अफराद के मामले पर होने वाली समाअत में जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा कि जिन अफराद के अहले खाना की माली मुआवनत की समरी मंजूर हो चुकी है उन्हें रकम अदा की जाए। सिंध हाई कोर्ट में शहरी कामरान कमाल और दीगर लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लक दरख्वास्तों की समाअत हुई, जिसमें जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा कि गुमशुदा अफराद की तलाश का अमल मज़ीद तेज़ किया जाए। फोकल पर्सन ने बताया कि कामरान कमाल और दीगर अफराद के अहले खाना के माली मुआवनत के लिए समरी मंजूर हो चुकी है। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा कि जबरी गुमशुदगी का तयन हो चुका है तो माली मुआवनत से देर किस बात की। उन्होंने मज़ीद कहा कि जिनके प्यारे लापता हैं उनकी तकलीफ़ को भी समझा जाए। जिन अफराद के अहले खाना की माली मुआवनत की समरी मंजूर हो चुकी है उन्हें 15 दिन में रकम अदा की जाए। अदालत ने शहरी अख्तर मुनीर, हमीद गुल की बाजियाबी के लिए इक़दाम करने की हिदायत जारी की, जबकि अदालत ने शहरी मिर्ज़ा अब्दुल मतीन की बाजियाबी की नई दरख्वास्त पर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने 4 हफ्तों में मौसर इक़दाम करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया और इस हवाले से IG सिंध, महकमा दाखिला, सिंध सूबाई और वफाकी हुकूमत से भी जवाब तलब कर लिया है। कंदकोट में अमन कायम कराने के लिए पुलिस और इंतज़ामिया ने कोई इक़दाम नहीं उठाए। डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। व्यापारियों को तावान के लिए धमकियां मिल रही हैं। कंदकोट के अनाज मंडी में डाकुओं ने फायरिंग करके हिंदू व्यापारी अनीश कुमार को सख्त जख्मी कर दिया। वाक़े के खिलाफ व्यापारी ने आज हड़ताल का ऐलान किया है। सियासी समाजी रहनुमाओं का कहना है कि पुलिस और इंतज़ामिया तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार नहीं है। मुसलसल बदअमनी बढ़ रही है, हमें अपनी धरती छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। पीका बिल 2025 के कौमी असम्बली से मंजूरी पर इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान HRCP ने तशवीश का इज़हार किया है। HRCP ने हुकूमत से पीका बिल को सेनेट में खुलकर ज़ेर बहस लाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि ख़दशा है कि बिल के नफाज से सहाफ़ियों, सियासी और समाजी कारकुनों को निशाना बनाया जाएगा। इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान ने कहा है कि बिल के नफाज की सूरत में रियासती इदारों पर तनकीद पर सज़ा दी जाएगी। बिल के सेक्शन 26A में फेक न्यूज़ के वाज़ेह तारीफ बयान नहीं की गई। HRCP ने कहा कि सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में जाने पर भी इजहार तशवीश है। इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान का कहना है कि सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल हुकूमत के मुकर्रर करदा मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। हुकूमत को याद दिलाते हैं कि डिजिटल आज़ादियों को पहले ही हद से ज़्यादा रेगुलेट किया जा चुका है। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादर मकसी ने पीका प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की आइनी तरमीमी बिल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि मौजूदा हुक्मरान आमरों की तरह ऐसे बिल पास करके जमहूरियत के साथ मजाक कर रहे हैं। डॉक्टर मकसी ने कहा कि जमहूरी मुआशरत में किसी भी कानून की मंजूरी करने से पहले इस पर बहस की जाती है और अवाम की राय को मद्देनज़र रखा जाता है, मगर मौजूदा हुक्मरान रात के अंधेरे में ऐसे कवानीन तश्कील देकर सुबह ऐवानों से पास करते हैं जो आमरीत की अलामत है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस कानून को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। इंसानी हकूक़ के आलमी इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ख़बरदार किया है कि मुल्क के साइबर कवानीन में पीका एक्ट 2025 के ज़रिए
حالیہ تبدیلیوں کا قانون بننے کی صورت میں پاکستان کے ڈیجیٹل منظر نامے پر حکومتی گرفت مزید مستحکم ہو سکتی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کی قیادت میں اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود قومی اسمبلی میں پریونشن آف الیکٹرک کرائمز کا متنازع ترمیمی بل پیش کیا گیا۔ اسی دوران صحافیوں نے بھی ایوان کی گیلری سے احتجاجاً واک آؤٹ کیا۔ صحافیوں نے اس قانون سازی کو آزادی اظہار رائے پر حملہ قرار دیا، جبکہ پی ٹی آئی نے حکومت کے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کو بل کے حق میں حکومت کا ساتھ دینے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ڈپٹی ریجنل ڈائریکٹر برائے جنوبی ایشیا بابو رام پنٹ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ پیکا ایکٹ میں حالیہ ترمیم کے دونوں ایوانوں سے منظوری کی صورت میں حکومت کی پاکستان کے پہلے سے ہی انتہائی کنٹرول شدہ ڈیجیٹل مواد پر گرفت مزید مضبوط ہو جائے گی۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے پیکا بل منظور ہونے کے خلاف ملک بھر میں احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں صحافی تنظیموں کی جانب سے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ حیدرآباد میں بھی حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام پیکا بل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ حیدرآباد پریس کلب کے باہر صحافتی تنظیم حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے پیکا بل منظور ہونے کے خلاف سخت نعرے بازی کی اور اسے صحافی دشمن بل قرار دیا۔ مظاہرے میں خالد کھوکھر، وسیم خان، اقبال ملہ، جے پرکاش سمیت حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان، مٹیاری، حالہ، کوٹڑی، جامشورو سمیت دیگر علاقوں سے آئے ہوئے صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جامشورو کو کمپنی میں تبدیل کرنے کے فیصلے کے خلاف ملازمین نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو خط لکھا ہے۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جامشورو کے ملازمین نے ضلع اور سیشن جج منو مل کو خط لکھ کر بورڈ کو کمپنی میں تبدیل کرنے کے فیصلے کے خلاف کارروائی کی اپیل کی ہے۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ بورڈز کو کمپنی میں تبدیل کرنے سے کتابوں کو کاروباری بنا دیا جائے گا، جو غریب طلباء کے لیے ناقابل رسائی بن جائے گا۔ انہوں نے زور دیا کہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ تاریخی طور پر غریب طلباء کو مفت تعلیمی کتب فراہم کرتا رہا ہے اور اسے ایک تجارتی ادارہ بنانا ان کی بنیادی حقوق سے محروم کرنے کے مترادف ہوگا۔ ملازمین نے معزز جج منومل سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وہ سندھ کے وزیر تعلیم سید سردار شاہ سے پوچھیں کہ بورڈ کو کمپنی میں تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ یہ فیصلہ کتابوں کی اور ضروری تعلیمی مواد کی برابری کی تقسیم کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، جو جسٹس صلاح الدین پنور کے احکامات میں بیان کردہ شفافیت اور دستیابی کے مشن کے خلاف ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے زیر اہتمام ضلع چاقی کے صدر مقام دالبندین میں ہونے والے اجتماع میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ شہر کے نواح میں واقع ڈنو میدانی میں صبح 11 بجے شروع ہونے والا یہ اجتماع شام کو 5 بجے اختتام پذیر ہوا۔ دالبندین کے مقامی صحافیوں نے بتایا کہ دالبندین میں اس سے پہلے اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا، جس سے پہلی مرتبہ خواتین اور بچوں کو بھی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ صحافیوں کے مطابق شرکاء کی بڑی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل تھی، جو کہ دالبندین اور ضلع چاقی کے دیگر علاقوں کے علاوہ رکشا ڈویژن کے دیگر اضلاع سے آئے تھے۔ معدنی وسائل سے مالا مال بلوچستان کے افغانستان اور ایران سے متصل سرحدی ضلع چاقی کے صدر مقام دالبندین میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے زیر اہتمام یہ اجتماع بلوچ نسل کشی یادگاری کے نام سے منعقد کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کے مطابق دالبندین میں یہ اجتماع ہلاک کیے جانے والے ان بلوچوں کی یاد میں منعقد کیا گیا جن کے اجتماعی قبریں 25 جنوری 2014 کو بلوچستان کے ضلع خضدار کے علاقے تونک سے توتک سے منظر عام پر آئی تھیں۔ اس اجتماع میں لاپتہ افراد کے رشتہ داروں نے بھی شرکت کی اور ان کے ہاتھوں میں ان کے پیاروں کی تصاویر تھیں۔ اجتماع سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ، سمیدین بلوچ، سبقت اللہ شاہ جی، وہاب بلوچ اور ڈاکٹر صبیہ اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ نے کہا کہ ریاست بلوچوں کو یہ باور کروا رہی ہے کہ یہاں کے لوگوں کی حیثیت ایک جانور سے بھی بدتر ہے اور ان کی موت اور زندگی ریاست کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ مزید لاشیں نہیں اٹھائیں گے، بلکہ ان کو ہر لاپتہ فرد زندہ چاہیے اور اسی طرح انہیں اپنی سرزمین اور وسائل چاہیے۔
اس سرزمین کے دفاع کے لیے ہمارے بزرگوں نے ہر جابر کا مقابلہ کیا اور غلامی قبول نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچوں کو یہ چاہیے کہ وہ خاموشی کو ختم کریں اور ریاست سمیت پوری دنیا کو بتا دیں کہ انہیں ان کی نسل کشی کسی بھی صورت قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح پوری دنیا کو بھی یہ پیغام دیا جائے گا کہ یہاں جو بھی وسائل ہیں وہ بلوچوں کے ہیں اور ان کی مرضی کے بغیر ان کے حوالے سے کوئی معاہدہ قبول نہیں ہے۔ دیگر مقررین نے کہا کہ حقوق الانسانی کی پامالی کے ساتھ بلوچستان میں لوگوں کا معاشی استحصال بھی جاری ہے، جس کی واضح مثال چاقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں سونے اور تانبے کے ذخائر کے علاوہ بڑے پیمانے پر دیگر معدنیات پائی جاتی ہیں، لیکن یہاں کے لوگ انتہائی پسماندگی سے دوچار ہیں۔ بعض مقررین نے دعویٰ کیا کہ چاقی میں ایٹمی تجربات کی وجہ سے تابکاری کے اثرات سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، لیکن ان کو تابکاری کے اثرات سے بچانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ اس جلسے سے قبل ضلع چاقی میں جمعرات کو موبائل انٹرنیٹ کو بند کیا گیا تھا، جبکہ مقامی صحافیوں کے مطابق آج صبح موبائل فون سروس کو بند کرنے کے علاوہ PTCL کے لینڈ لائن کو بھی بند کیا گیا تھا۔ اگرچہ دالبندین اور ضلع چاقی کے دیگر علاقوں میں موبائل فون سروس کی بندش کے حوالے سے سرکاری سطح پر کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی ہے، تاہم بلوچ یکجہتی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا دعویٰ ہے کہ یہ اقدام یکجہتی کمیٹی کے زیر اہتمام اجتماع کو ناکام بنانے کے لیے کیا گیا تھا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے مزید 8 افراد کی جبری گمشدگیوں کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع آوارہ کے تحصیل مشق تنگ ہرکشاں میں پاکستانی فورسز نے 2 بھائیوں مسافر پسرا الہی بخش تامین نامی 2 چرواہوں کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا ہے۔ تحصیل مشق تنگ زاہد آباد اور تراددان کے رہائشی 2 افراد اختر محمد اور غریبوں کو فورسز کے حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا ہے۔ ضلع پنچکوٹ سے اطلاعات ہیں کہ اداروں اور فورسز نے چھاپے دوران یاسر ولد یاسین حیات، ولد ولی محمد اور جلیل ولد عبدالخالق نامی افراد کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ درین اسنا ضلع کیش کے تحصیل بلیدہ میناز سے بھی ایک شخص کی جبری گمشدگی کا کیس سامنے آیا ہے۔ لواحقین کے مطابق سراج بلوچ ولد نصر اللہ کو فورسز نے اغوا کر کے جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب کیچ سے جبری لاپتہ اسرار ولد الطاع اللہ نامی نوجوان بازیاب ہوا ہے۔ نوشکی سے لاپتہ ہونے والا محمد عاطف کی بازیابی ان کے لواحقین نے کی ہے۔ عالمی بینک نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی آبادی کے لیے بہتر معاشی ترقی اور خوشحالی کے حصول کے لیے وسیع پیمانے پر اصلاحات کرے۔ اس نے اخراج کو روکنے کے لیے کاربن کی قیمتوں کے ذریعے آب و ہوا سے متاثرہ ممالک کو معاوضہ دینے کے لیے عالمی لائحہ عمل کو بھی وکالت کی۔ ورلڈ بینک کے نائب صدر برائے جنوبی ایشیا مارٹن رائسر نے ایک خصوصی گفتگو میں پاکستان کو درپیش بہت سے مسائل کے لیے توانائی، پانی اور محصولات کے شعبوں میں محدود اور دیرینہ اصلاحات کے فقدان کو ذمہ دار ٹھہرایا اور سرمایہ کاری بالخصوص توانائی کے شعبے میں معاہدوں کے تقدس کے تحفظ پر زور دیا۔ اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں تجزیے اور تبصرے۔ پاکستان اسٹیل ملز جسے غیروں نے نہیں اپنوں نے لوٹا کے عنوان سے ڈاکٹر منصور نورانی نے لکھا، کرپشن ہمارے معاشرے کا وہ مرض ہے جو ہماری رگ رگ میں رس بس چکا ہے اور جسے ختم کرنے کا عزم اور ارادہ تو ہمارے سارے حکمران ظاہر کرتے ہیں، لیکن اسے ختم کرنے کی ہمت نہیں کرتے۔ یہاں جسے موقف نہیں ملتا وہ خود کو نیک اور پاک سا کہتا پھرتا ہے، اور جسے موقع مل جاتا ہے وہ اسے مال غنیمت سمجھ کر دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے۔ سرکاری محکموں میں تو چھوٹے سے لے کر بڑا عہدیدار ہر کوئی اسے اپنا حق سمجھتا ہے۔ اگر کسی حکمران نے اسے ختم کرنے کو کوشش کی تو اسے ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان اسٹیل ملز ہماری اس کرپشن کی وجہ سے آج تباہی کی تصویر بنی ہوئی ہے، جسے وہاں کے ہر شخص نے لوٹا،
भुट्टो दौर में बनने वाली मुल्क की सबसे बड़ी स्टील मिल्स की मौजूदा हालत को देखकर आज हमारा दिल खून के आंसू रोता है। होना तो ये चाहिए था कि ये तरक्की करके हमारे लिए एक शानदार इदारे की शक्ल इख्तियार करता और इस जैसी और मिलें हमारे यहाँ बनाई जाती, मगर ये खुद इबरत का निशान बन गई। सरकारी इदारे के तौर पर मुअर्रज़ वजूद में आने वाली इस स्टील मिल को यहाँ पर काम करने वाले हर शख्स ने बर्बाद करने में कोई कसर उठा न रखी। ये वो इदारा था जहाँ पर मुलाजमत हासिल करने के लोग तमन्ना किया करते थे। यहाँ अच्छी और भारी तनख्वाहों के अलावा दीगर मुराद बेशुमार थी। बोनस, छुट्टियाँ और मेडिकल के अलावा कर्ज और लोन की सहूलत हर मुलाजिम को हासिल थी। नायब कासिद से लेकर चेयरमैन भी इन सहूलत से सरफराज हुआ करते थे। 2-2.5 हज़ार मुलाजमीन के पिक एंड ड्रॉप के लिए सैकड़ों बसों पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा फ्लैट था। कराची की सड़कों पर ये बसें रोज़ाना दौड़ती हुई दिखाई देती थी। यहाँ की मजदूर यूनियन ने भी हकूक़ के नाम पर उसे तबाह करने में अपना किरदार खूब निभाया। मजदूरों को घर के सामान तईश के लिए तमाम सहूलतें मुयस्सर थीं। इस ज़माने में टीवी और फ्रिज किसी किसी घर में हुआ करता था। स्टील मिल के तमाम कारकुनों को ये बिलासूद आसान किस्तों में दिया गया। यूनियन के तमाम अफराद काम करने से मुस्तस्ना करार दिए जाते थे। उनकी देखा देखी दूसरे मुलाजिम भी काम चोरी करने लगे। सेहत की सहूलतों से फ़ायदा उठाकर प्राइवेट अस्पतालों ने भी इस इदारे को खूब लूटा। शहर के हर मोहल्ले और इलाके में डॉक्टरों ने भी अपनी क्लिनिक को स्टील मिल के पैनल पर डालकर भारी भारी बिल्स बनाए। डॉक्टरों और अस्पतालों की इस लूट मार में मिल के कारकुनों का ताउन भी शामिल था। झूठे झूठे बिल बनाकर अस्पतालों और डॉक्टरों ने खूब माल कमाया। कारकुनों और मुलाजमीन ने जिन्हें मेडिकल की ये सहूलत अपने और अपने घर वालों के लिए थे, लेकिन उन्होंने अपने ख़ानदान वालों को भी इस सहूलत के दायरे में खुफिया तौर पर शामिल कर लिया। ख़ानदान के किसी फ़र्द का कोई ऑपरेशन हो ना हो, उसे अपनी माँ या बाप या बीवी ज़ाहिर करके इलाज करवा लिया गया। इन सब बेईमानी का नतीजा क्या निकला कि आज ये मनो सलवा उनसे छीन लिया गया और स्टील मिल तबाही और बर्बादी की निशानी बनकर इस हाल में पहुंच गई कि आज उसे खरीदने वाला भी कोई नहीं। कौमी बजट पर ये एक बोझ बनकर हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा खा रही है। गुज़िश्ता कई सालों से ये मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी हुई है। यहाँ कोई भी काम नहीं हो रहा, मगर तनख्वाहें बराबर दी जा रही हैं। हर माह नहीं तो हर 6 माह ये अदा करती जाती हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कई बार इससे जान छुड़ानी चाही तो पीपल्स पार्टी सियासी तौर पर मजदूरों के हामी और दोस्त बनकर ये काम करने नहीं देती। परवेज़ मुशर्रफ ने एक बार उसे फ़रोख्त करने की कोशिश भी की तो हमारी अदलिया ने ये सौदा मनसूख करवा दिया। वो दिन है और आज का दिन है। ये मिल न चल रही है और न कमा रही है। इसकी मशीनों को अब जंग भी लग चुका है और कोई ख़रीदार उसे ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। सिंध हुकूमत न खुद उसे चलाना चाहती है और न उसे फ़रोख्त करने देती है, क्योंकि वो जिस ज़मीन पर कायम है वो सिंध हुकूमत की मिल्कियत है। स्टील मिल क्योंकि वफाक इदारा थी और है भी, लिहाजा उसके मुलाजमीन की तनख्वाहें वफाक की ज़िम्मेदारी है। सिंध हुकूमत का दावा ज़मीन की मिल्कियत तक भी है। इसके अखराजात से उसका कोई लेना देना नहीं। IMF वैसे तो हमारे हर मामले पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन वो खसारे में चलने वाली इस स्टील मिल पर कोई कदखन नहीं लगाता। वो जानता है कि जब तक इस मुल्क में खसारे वाले इदारे मौजूद रहेंगे, पाकिस्तानी कौम उनके मोहताज रहेगी। हमारी तरक्की और खुशहाली का एक मंसूबा भी उसे एक आंख नहीं भाता। CPEC मंसूबे से वो किस कदर खाइफ हैं हम अच्छी तरह जानते हैं, मगर स्टील मिल्स 10 बरस से मुकम्मल बंद पड़ी है और हमारी कौमी बजट पर बोझ बनी हुई है, लेकिन इस पर उसे कोई एतराज़ नहीं।
स्टील मिल के सारे मुलाजमीन आज यहाँ काम तो नहीं कर रहे, लेकिन घर बैठे तनख्वाहें ज़रूर ले रहे हैं। या तो रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर कहीं और नौकरी कर रहे हैं। इस मुल्क का एक बहुत बड़ा इदारा करप्शन की नज़र हो चुका है और करप्शन करने वालों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन तक नहीं लिया गया। हमारी इसी कमज़ोरी ने करप्शन के मर्ज का ख़ात्मा तो किया, बल्कि उसे मज़ीद परवान चढ़ने में मदद ज़रूर की। हम करप्शन के ख़िलाफ़ बयानात तो बहुत दिया करते हैं, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कोई कदम उठाते हुए हिचकिचाते हैं। आज तक किसी एक मुलजिम या मुजरिम को इस जुर्म में कोई सज़ा सुनाई नहीं गई। 10-10 सालों तक कैद में ज़रूर रखा गया, मगर बाद अज़ा बाइज़्ज़त तौर पर बरी भी कर दिया गया। बाज़ अफराद तो तर्के वतन करके दूसरे ममालिक में जा बसे और बाज़ को मामूली सा तावान वसूल करके बरी कर दिया गया। करप्शन अरबों रुपयों की और तावान चंद लाख, ये हमारा तर्ज़ एहतिसाब है। इसी वजह से यहाँ करप्शन कभी भी ख़त्म नहीं हो पाई, बल्कि करप्शन करने वालों की हौसला अफजाई ही हुई है। हमारी इस कमज़ोरी से हमारे बहुत से लोग करप्शन करके इतने मालदार बन चुके हैं और अब उन्हें हाथ लगाने से हर कोई डरता है। करप्शन के इस पैसे से उन लोगों ने सबके मुंह बंद कर दिए हैं। किसी की मजाल नहीं कि उनके खिलाफ कोई फैसला सादर कर सके। किसी ने दुरुस्त कहा है कि मौका लगे तो इतना कमा लो कि फिर उसी कमाई से अपने खिलाफ कोई फैसला होने न दो। आज हमारे इर्द गिर्द ऐसे कई लोग घूम फिर रहे हैं जिन्होंने इतनी करप्शन की है कि अरबों और खरबों के मालिक बन गए और अपनी अगली 7 नस्लों के लिए माल जमा कर लिया। वो आज इस कदर मजबूत और ताकतवर हो चुके हैं और आला ओहदों पर फाइज हो चुके हैं। वो सब कुछ करके भी आज मासूम और बेगुनाह करार दिए जा चुके हैं। करप्शन का ये नासूर कभी ख़त्म होने वाला नहीं। हमारा हर लीडर सियासत चमकाने के लिए है। इसके ख़िलाफ़ नारे तो ज़रूर बुलंद करता है, मगर जब इक़्तिदार में आ जाता है तो वो भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। दूसरों को चोर और डाकू को कहने वालों ने भी इसी बहती गंगा में ही खूब स्नान किया। हमें पूरा यकीन है कि इन्हें जब भी दोबारा मौका मिलेगा वो अपना छोड़ा हुआ काम फिर वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से छोड़ा है। ट्रैफिक के मसाइल का हल कैसे मुमकिन है, इस हवाले से नादिर गोपांग ने लिखा, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में पेश आने वाला एक हादसा न सिर्फ उस फ़र्द की बल्कि उससे प्यार करने वाले लोगों के मामूलाती ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर करता है। हमारे मुआशरे में ऐसी लाखों माएँ मौजूद हैं जिन्होंने ट्रैफिक हादसात में अपनी नौजवान औलादें खोई हैं, और ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो कम उम्री में ही अपने वालिदैन के भयानक मौत जैसे अलमनाक हादसे से निबरत आज़मा हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगियां महरूमियों, मजबूरियों और नफ्सियाती सदमात का इस्तारा बन चुकी हैं। ऐसे भी हैं जो अपने प्यारे दोस्तों की नागहानी मौत की बिना पर रंजो अलम में मुब्तला हैं। इन हादसात में बच जाने वाले इंसान जो ज़हनी और जिस्मानी लाचारगी का शिकार हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी भी किसी अज़ाब मुसलसल से कम नहीं होती। इस तहरीर का मकसद इन हादसात पर सिर्फ आंसू बहाना नहीं, बल्कि हमें मिलकर उनकी वजूहात तलाश करनी पड़ेंगी। मैं नहीं समझता कि यह मसला इतना सादा है कि सिर्फ ड्राइवर्स की गफलत, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल और ट्रैफिक कवानीन की गैर फाल होना वगैरह को मूरद इल्ज़ाम ठहराते हुए और आम लोगों की जहालत और रवैयों को लानन तानन करते हुए सख्त से सख्त सज़ाओं की तजावीज़ देकर हम बरीउल ज़मा हो सकते हैं। आबादी के तनासब से एशिया में सबसे ज़्यादा हादसात पाकिस्तान में होते हैं। मोटरवे पुलिस के मुताबिक सालाना 30,000 से ज़ायद इंसान ट्रैफिक हादसात की वजह से मौत का शिकार और लाखों अफराद ज़ख्मी होते हैं।
ان حادثات سے اربوں روپے کا مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ آنے والے عرصے میں پاکستان میں اموات کی تیسری بڑی وجہ ٹریفک حادثات بن جائیں گے، جو ایک خطرناک صورتحال کی غمغازی کرتا ہے۔ حادثات کی سب سے بڑی وجوہات خستہ حال سڑکیں، بہت زیادہ گاڑیوں کی بوسیدہ حالت، ٹریفک کے اصولوں سے لا علمی، تیز رفتاری، کم عمر ڈرائیورز، فوری اسپتال پہنچانے کی عدم سہولت اور اسپتالوں میں طبی سہولیات کا فقدان ہے۔ پاکستان جیسے تیسری دنیا کے ممالک کے اندر کسی بھی شعبے میں منصوبہ بندی نہیں کی جاتی، بلکہ جب مسائل بہت زیادہ بڑھنے کے بعد قابو سے باہر ہو جاتے ہیں تو حکمران طبقات ان مسائل کے بھونڈے اور بیہودہ قسم کی تعویلات پیش کرتے ہیں۔ کرپشن، اداروں کا غیر فعال ہونا اور عوام کی جہالت کو ان مسائل کی وجوہات گردانا جاتا ہے، اور ان کے حل کی خاطر میڈیا کے ذریعے عوام میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ ہی جاہل اور غلط ہیں، جن کی وجہ سے غیر ذمہ دار لوگ اقتدار میں آ گئے ہیں۔ ٹریفک حادثات کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ٹریفک کے نظام کی منصوبہ بندی کی جائے، آبادی کے حساب سے ٹریفک کا انفراسٹرکچر تعمیر کیا جائے اور گاڑیوں کی تعداد کو کم کرنے کے لیے عوامی ٹرانسپورٹ کو زیادہ سے زیادہ فعال بنایا جائے۔ موٹر سائیکل کے بے دریغ استعمال کو کم کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے متبادل عوام کے پاس ہونا چاہیے۔ ٹرک، ٹرالے اور ٹینکرز جو مال بردار کا کام دے رہے ہیں، یہ نہ صرف ہماری معیشت پر بہت بڑا بوجھ ہے بلکہ ٹریفک حادثات کا سب سے بڑا سبب بھی ہیں۔ بھاری ٹریفک کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے متبادل کے لیے ریلوے نظام کو بہتر بنایا جائے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ٹریفک حادثات کی سب سے بڑی وجہ انسانوں کی غلطی، جلد بازی کی نفسیات اور افراد سے جڑے گئی کئی مسائل ہیں۔ ہم جب بھی ٹریفک حادثات کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ کسی کی غلطی تھی اور حادثے کا قصوروار کون ہے، لیکن ہم یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے کہ اس نے غلطی کیوں کی اور کیا وجوہات تھیں کہ اس نے نہ صرف اپنی زندگی کو غیر اہم سمجھا بلکہ دوسروں کی زندگیوں سے بھی کھیل گیا۔ اس مسئلے کی وجہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پورے معاشرے کی مجموعی صورتحال کا اندازہ لگائیں۔ جس معاشرے میں معاشی تنگی کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کو زہر دے کر موت کے گھاٹ اتار دیتے ہوں، اس معاشرے میں ٹریفک کے قوانین کی پاسداری کی امید ایک مضحکہ خیز بات لگتی ہے۔ موجودہ سیاسی، سماجی اور معاشی نظام نے انسانوں سے انسانیت چھین لی ہے، زیادہ تر افراد کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ کروڑوں لوگوں کے لیے اپنی ضروریات زندگی پوری کرنا ہی واحد چیلنج بن چکا ہے۔ ہر طرف بھوک، افلاس، جرائم، غلط استحصال اور نفرتیں ہی نفرتیں ہیں۔ اس معاشرے میں موجود تمام مسائل بشمول ٹریفک کے مسائل کو مادی بنیادوں پر سمجھے بغیر زبردستی قانون کے اطلاق کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جدید علم اور انسانی محبت سے سرشار جذبے کے تحت منصوبہ بندی کرتے ہوئے بخوبی حل کیا جا سکتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام جو حکمران طبقات اور چند امیر ترین افراد کے دلال کے طور پر انسانوں کی فلاح بہبود کے بجائے شرح منافع کی خاطر کام کرتا ہے، میں انسانیت کے بہتر مستقبل کی منصوبہ بندی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس نظام کو پاش کر کے ہی ایک صحت مند انسانی معاشرے کی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ کراچی تا کشمور لاقانونیت اور اغوا انڈسٹری کا راج کے عنوان سے محمد علی آزاد ایڈوکیٹ نے لکھا، گزشتہ کئی سالوں سے سندھ کے اندر امن امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ جنوبی پنجاب سے ملحقہ علاقے راجن پور سے انڈس ہائی وے پر کشمور شکارپور تک دن میں سفر کرنا محال ہو چکا ہے۔ شکارپور کے علاقے خانپور میں سابق ممبر سندھ اسمبلی غالب ڈومکی پر ڈاکوؤں کا حملہ ہوا، جس میں اس کے گارڈ شہید ہوئے جبکہ 4 ڈاکو ہلاک ہوئے۔
उनका ताल्लुक जतोई कबीले के कुमालानी गैंग से था। इस वाक़े की FIR दर्ज हो चुकी है। टुल्की फजीला सरकी का अगवा हो या संगरार की प्रिया कुमारी का मुग़वी बनना, कश्मोर से सागर कुमार हो या खैरपुर की फातिमा फरड़ो के कत्ल का मुअम्मा, इन सब वाक़यात में सिंध पुलिस का किरदार बहुत मशकूक नज़र आता है, क्योंकि लाड़काना डिवीज़न में ज़िला कश्मोर, शिकारपुर, जैकमाबाद में सैकड़ों मुग़वी इंतहाई मशकूक अंदाजे में बाजियाब होते हैं। शहरों से असलह के ज़ोर पर अगवा किए जाने वाले मुग़वी तावान की भारी रकम देने के बाद SSP ऑफिस तक पहुंचाकर वर्सा के हवाले कर दिए जाते हैं। जब सहाफ़ी ऐसे वाक़यात रिपोर्ट करते हैं तो सहाफ़ियों को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया जाता है। हालिया दिनों में ज़िला घोटकी के सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी की मिसाल हम सब के सामने है, जिन्हें इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया। इसी तरह सहाफ़ी जॉन मोहम्मद महर और अजीज़ मेमन की मिसालें भी मौजूद हैं। ये सब वाक़यात कोई ज़्यादा पुराने नहीं हैं। सोने पे सुहागा डाकुओं का सोशल मीडिया का आज़ादाना इस्तेमाल ठहरा, जिसके ज़रिए मिलिट्री ग्रेड वेपन की नुमाइश के साथ साथ मुग़वियों के पुरतशद्दुद वीडियोज़ बनाकर उन्हें वायरल करके अपने मकासद हासिल करना है। सिंध पुलिस इन जराइम का सदबाब करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। आम तासुर यही है कि सियासी मुदाखलत की वजह से इदारे की कारकर्दगी के साथ साथ साख भी ख़त्म हो चुकी है। सियासी इक़्तिदार का हामिल वडेरा और जागीरदार अपने इलाके में अपनी मनपसंद SSP की पोस्टिंग चाहता है। अगर ऐसा न हुआ तो यकदम ज़िला भर में अगवा बराए तावान के संगीन जराइम में इजाफ़ा हो जाता है। बाज़ औक़ात तो मासूम बच्चों तक को अगवा किया जाता है। कश्मोर के इलाके बटानी से जयदीप कुमार, गुडू शहर से सरफराज पठान, तंगवानी से जुनेद बखरानी, राजेश कुमार केसवानी, अली हसन खोसा उसकी मिसालें हैं। ये एक लंबी फहरिस्त है जिसका डेटा मरतब करना कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए लाजमी है, ताकि बदअमनी को बतौर सन्नत फैलने से रोका जा सके। सूबाई हुकूमत की तरफ से अमन अमान की बहाली के लिए अरबों का बजट किसी मद में खर्च किया जाता है। ऐसे कई सवालात हैं जो ज़ेर गर्दिश हैं। पुलिस के लिए ख़रीदी गई बख्तरबंद गाड़ियों से डाकुओं की गोलियां कैसे आर पार हो जाती हैं? इन सब सवालात को मद्देनज़र रखते हुए इन बुनियादी मसाइल का हल होना लाजमी है, वरना आने वाले दिनों में बदअमनी और अगवा इंडस्ट्री से कोई भी महफूज नहीं रह सकता। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दें इजाज़त। याद रखें, मौत आने तक जारी रहने वाली जिद्दोजहद की कोई हद नहीं है। दुनिया के किसी भी गोशे में जो कुछ भी हो रहा है, हम उससे लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। साम्राज्य के ख़िलाफ़ किसी एक मुल्क की फ़तह हमारी फ़तह और किसी एक मुल्क की शिकस्त हमारी शिकस्त है। साथ सलामत। अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन।